नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है घर आंगन। 55 वर्षीय कमला जी के घर के बाहर आंगन में एक विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष पर कई पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। कमला जी हर सुबह पक्षियों को दाना डालती और पक्षी भी रोज दाना चुगने नीचे आते थे। आज कमला जी के छोटे बेटे अंकित का विवाह था। कमला जी बहुत खुश थी, लेकिन अंकित का चेहरा उदास था। उसे अपने बड़े भाई आदित्य की कमी बहुत खल रही थी। रिश्तेदारों ने यह पूछ पूछ कर कि बड़ा बेटा और बहू विवाह में क्यों नहीं आए, कमला जी की नाक में दम कर दिया था। सच्चा कारण तो कमला जी किसी को बता नहीं सकती थी, सो उन्होंने बात को टालते हुए कहा, पोते की परीक्षा का समय है, इसलिए वे लोग नहीं आ पाए। उसकी परीक्षा खत्म होते ही आ जाएंगे। लेकिन लोगों को चैन कहाँ था। कानाफूसी चल ही रही थी। पंचायत करने के लिए सभी आतुर हो रहे थे। कोई कहता बनती नहीं होगी बहू से, इसलिए नहीं आई, तो कोई कहता कमला जी स्वभाव से कितनी तेज तर्रार है, झगड़ा हो गया होगा। देखना, कुछ ही दिनों में छोटी बहू भी चली जाएगी। धूमधाम के साथ अंकित का विवाह संपन्न हो गया। अपने भाई भाभी की कमी को महसूस करता हुआ अंकित अपने साथ अपनी पत्नी शैली को ब्याह कर घर ले आया। अंकित घर की हर बात जानता था। छोटी से छोटी बात पर अपनी माँ और किरण भाभी के बीच होने वाली तू तू मैं कैसे बड़े झगड़े का रूप ले लेती थी, उसे सब याद था। बात कभी बड़ी नहीं होती, उसे बड़ा बना दिया जाता था। इस तरह लगभग हर रोज ही घर में महासंग्राम छिड़ जाया करता था। अंकित चिंतित था। वह सोच रहा था, माँ को तो बदल नहीं सकता, पिताजी है नहीं, वरना वह माँ को समझाते। उसकी पत्नी शैली का स्वभाव समझदारी, विनम्रता और सहनशीलता वाला होना चाहिए। वह शैली को जानता ही कितना था। कोई प्रेम विवाह तो था नहीं जो पहले से जाना पहचाना स्वभाव हो। सब कुछ भगवान भरोसे ही था। उसने सोचा कि वह अपनी पत्नी शैली को पहले ही सब कुछ समझा देगा, कि माँ की बातों का एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दे, उनकी बोली बातों पर ज्यादा ध्यान ना दे। रात को अंकित ने अपनी पत्नी शैली से कहा, शैली, अब तुम्हें ही इस घर को संभालना है। शैली ने बीच में ही प्रश्न कर दिया, भैया भाभी शादी में क्यों नहीं आए अंकित? अंकित ने बिना कुछ छिपाए शैली को सब कुछ सच सच बता दिया। शैली, माँ और भाभी की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े झगड़े हो जाते थे, किंतु एक दिन तो माँ ने सारी हद पार कर दी। भाभी की गलती इतनी ही थी कि वह बिना नहाए ही रसोई में आ गई थी। माँ का पारा चढ़ गया और तू मैं सी बात इतनी बढ़ गई कि माँ ने वह कह दिया जो उन्हें हरगिज नहीं कहना चाहिए था। ऐसा क्या कह दिया था माँ ने? शैली ने पूछा। माँ ने कहा, निकल जाओ मेरे घर से, और मेरे मरते वक्त तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। भैया भी घर पर ही थे। उन्होंने माँ के पास आकर कहा, माँ, आप यह क्या कह रही हो? अभी आप गुस्से में हो, शांत हो जाओ। माँ ने भैया को भी कह दिया, जोरू का गुलाम बना फिरता है, तू भी चला जा। भाभी रो रही थी, भैया भी रोने लगे, लेकिन माँ का गुस्सा कम नहीं हुआ। बस उसके बाद भैया भाभी ने अलग रहना ही उचित समझा। रोज रोज की कलह से वे दोनों भी उकता चुके थे। एक ही शहर में अलग होकर रहने से अच्छा भैया ने अपना तबादला ही करवा लिया। वह भी भाभी की तकलीफ कब तक यूं ही देखते। थोड़ी गलती भाभी की भी थी। उन्हें वह काम नहीं करना चाहिए था जो माँ को पसंद नहीं, किंतु वह भी अपनी ही चलाती थी। सहनशीलता की उनमें भी कमी थी। शैली ने बीच में कहा, हाँ अंकित, तुम सही कह रहे हो, ताली हमेशा दोनों हाथों से ही बजती है। शैली, माँ के वो जहरीले शब्द भैया भाभी को शूल की तरह चुभ गए
और उन्होंने घर छोड़ दिया। पता नहीं उन शब्दों के लिए आज तक भी माँ को पछतावा है या नहीं। शैली कटु वचन तो तीर की तरह होते हैं, एक बार जीभ से निकल गए तो निकल गए, फिर वापस नहीं आते। जिसके दिल पर जाकर वह कटु वचन लगते हैं उसे ऐसा आघात पहुंचाते हैं कि उनका वह घाव नासूर बनकर ताउम्र उन्हें परेशान करता रहता है। भैया भाभी के साथ भी यही हुआ है। शैली, मैं तुमसे यह उम्मीद लगा रहा हूँ कि तुम सब संभाल लोगी। भैया भाभी तो चले गए, किंतु हम माँ को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। हमें हमेशा यहीं रहना होगा माँ के पास। क्या तुम माँ के गुस्से को अपने प्यार और सहनशीलता से काबू में रख सकोगी? जवाब देते हुए शैली ने कहा, अंकित, तुम चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सब कुछ संभाल सकूं। अंकित, एक बात बताना, क्या माँ को अब भी इस बात का एहसास नहीं कि उन्हें इस तरह के शब्द नहीं कहने चाहिए थे? पता नहीं शैली, उनके दिल में क्या चल रहा है। किसी को कुछ बताते भी तो नहीं है। मैंने कितनी बार उन्हें समझाया कि एक बार भैया भाभी को फ़ोन करके बुला लो, लेकिन वह अपनी जिद पर ही अड़ी हुई है। अंकित और शैली की शादी की पहली रात इन्हीं सब बातों में बीत गई। दूसरे दिन सुबह उठकर शैली ने अंकित से कहा, अच्छा हुआ अंकित, तुमने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। अब मुझे माँ के साथ सामंजस्य बिठाना शायद थोड़ा आसान हो जाएगा। मैं वैसा ही सब करूँगी जैसा वह चाहती है। थैंक यू शैली, मुझे तुमसे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। दूसरे दिन सुबह से ही शैली की संघर्षों से भरी जिंदगी की शुरुआत हो गई। उसने अंकित को तो दिलासा दे दिया कि वह सब कुछ संभाल लेगी, किंतु उसके मन में तूफान उठा था। कई सवाल उठ रहे थे। वह सोच रही थी कि हे भगवान, यदि माँ का स्वभाव इतना तेज है तो कैसे निभाएगी वह। हफ्ते 15 दिन तक अपनी बहू पर प्यार बरसाने वाली कमला जी धीरे धीरे अपने स्वभाव की असली रंग दिखाना लगी। बात बात पर टोकना, बहू शैली के हर काम में कमी निकालना, उसके हाथों से बने भोजन का अपमान करना सब धीरे धीरे शुरू हो गया। अंकित की बात को ध्यान में रखते हुए शैली ने इस तरह की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। समय इसी तरह चलता रहा। कमला जी की हर तीखी बात को हंसकर सुन लेने वाली शैली अकेले में आंसू बहा लेती थी और फिर सबके सामने फिर वही हंसता चेहरा लेकर आ जाती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। इतने अच्छे स्वभाव वाली बहू पाकर भी कमला जी का स्वभाव नहीं बदला। उसमें एक बेटे बहू को खो देने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं आया। कमला जी का व्यवहार दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही जा रहा था, जिसके कारण शैली के धैर्य का बांध अब टूट रहा था। अंकित पहले की तरह अब भी सब कुछ जानता था, जबकि शैली कभी भी उससे किसी तरह की कोई शिकायत नहीं करती। शैली के चेहरे की झूठी मुस्कुराहट ही अंकित के समक्ष सारे राज खोल देती थी। कभी कभी शैली की आंखों में डबडबाए आंसू चोरी छिपे अंकित को दिख जाते थे। तब अंकित का मन बैठ जाता, क्या करूं, कैसे परिस्थिति को सुधारूं। बेचारा समझ ही नहीं पाता। कमला जी हर रोज की तरह आज भी पक्षियों को दाना डालने आंगन में गई। पतझड़ का मौसम कुछ दिन पूर्व ही दस्तक दे चुका था। रात को काफी तेज हवा के साथ आंधी ने अपना रौद्र रूप दिखाया था। कमला जी के बाहर आने से पहले बहू शैली आंगन की सफाई कर पत्ता बाहर फेंक चुकी थी। कमला जी ने दाने डाले, लेकिन वृक्ष से कोई भी पक्षी नीचे दाना चुगने नहीं आया। तब कमला जी ने अपने वृक्ष की तरफ नजर उठाकर ऊपर देखा तो आज उसका हरा भरा लहलहाता वृक्ष सूना दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे पत्ते उसका साथ छोड़ रहे थे। यह दृश्य देखकर कमला जी दुखी हो गई। उस पर घोंसला बनाकर रहने वाले पक्षी
आंधी का रौद्र रूप देखकर अपना घोंसला छोड़कर कहीं दूर जा चुके थे। कमला जी सोच रही थी कि उसका हरा भरा वृक्ष कैसे सूखी टहनी की तरह हो गया है, बिल्कुल खाली, बिल्कुल सूना। पक्षियों को आराम नहीं, पत्तों का साथ नहीं, इसलिए वह भी यहाँ से चले गए किसी और घने वृक्ष पर अपना घोंसला बनाने, जहाँ उन्हें सुकून मिलेगा, उनका मन आनंदित होगा, उनकी सुबह रंगीन होगी, शाम आराम से शांति प्रिय वातावरण में उन्हें सोने देगी। यही सब तो चाहिए होता है। इतना सोचते हुए कमला जी अपने आंगन के साथ ही साथ अपने घर के अंदर भी नजर डाली, जो कमला जी को आज इस सूने खाली वृक्ष की तरह ही नजर आ रहा था, जिस पर से कुछ पक्षी सुख शांति की तलाश में कहीं दूर जा चुके थे। एक छोटा सा घोंसला जिसमें उसका बड़ा बेटा आदित्य, बहू किरण और पोता चीकू रहा करते थे, वह भी। इतना सोचते सोचते ही कमला जी उठकर खड़ी हो गई। उन्होंने फिर सोचा, यदि उसका छोटा बेटा अंकित और बहू शैली भी। नहीं नहीं, उन्हें अपने घर को हरा भरा रखना है, इस वृक्ष की तरह सूना नहीं करना। आज पहली बार कमला जी को अपने बड़े बेटे और बहू की कमी खल रही थी, उनकी याद सता रही थी, वह बेचैन हो रही थी। अपनी गलतियों का एहसास होते ही उसके बोझ तले कमला जी का दम घुट रहा था। किस तरह अपनी बड़ी बहू किरण को वह ताना मारा करती थी, बात बात पर अपमान करती थी, उसके हर काम में कमी निकालती थी, कभी उसे चैन से जीने ही नहीं दिया। आज वह यही सब अपनी छोटी बहू के साथ भी कर रही है। वह सोच रही थी, आखिर क्यों उसने ऐसा व्यवहार किया, क्यों बहुओं को बेटी जैसा प्यार ना दे पाई। पश्चाताप के आंसू उनकी आंखों से नीचे टपक रहे थे। उन्हें पोंछने के लिए आज तो उसके पास एक बेटा बहू है, लेकिन यदि वे भी उसके गुस्से की आंधी के रौद्र रूप से घबराकर अपना घोंसला कहीं और बना लेंगे तो वह क्या करेगी। इस पतझड़ के मौसम में अपने पत्तों से बिछड़े सूने वृक्ष ने कमला जी को उनकी गलतियों का एहसास करा दिया। आज दोपहर को जब वे सब खाना खाने बैठे तो आज पहली बार खाने का पहला कौर खाते ही कमला जी ने कहा, वाह बेटा, सब्जी कितनी स्वादिष्ट बनी है, बहुत ही अच्छा खाना है। अंकित और शैली एक दूसरे की तरफ अचरज भरी निगाहों से देखने लगी। कमला जी के मुंह से ऐसे बेशकीमती शब्द सुनकर शैली फूली नहीं समा रही थी। उसे अपने कानों पर मानो विश्वास ही नहीं हो रहा था। कमला जी के मुख से यह सुनकर उसे ऐसा लग रहा था, शायद आज सब्जी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है, माँ कोई कमी निकाल ही ना पाई। बहू बहू कहकर शैली को आवाज़ लगाने वाली कमला जी आज दोपहर से उसे बेटा कहकर पुकार रही थी। अपनी सासू माँ के अंदर आया यह परिवर्तन देखकर शैली बहुत खुश थी। आज दिन भर घर में किसी तरह की टोका टोकी नहीं हुई। घर का माहौल एकदम खुशनुमा था, सुकून था, शांति थी, आनंद था। ऐसा माहौल देखकर कमला जी भी बेहद खुश थी। उनके मन में भी आज कोई तनाव नहीं था, क्योंकि वह आज अपनी शैली के काम में कमियां ढूंढने के बजाय उसके काम की अच्छाइयां देख रही थी, और ऐसा करके उसे बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी। शैली के हर काम में कमला जी मदद भी करने लगी, उससे अच्छी अच्छी बातें करने लगी। अंकित अब हर रोज शैली को खुश देखता और खुद भी खुश होता। यह खबर बड़े बेटे और बहू तक भी पहुंची। अंकित ने कमला जी से कहा, माँ, भैया का फ़ोन आया था, मिलने बुलाया है। सोच रहा हूँ 3-4 दिनों के लिए जाकर मिल लाते हैं। कमला जी ने कहा, रुक जाओ, और वे खुद जाकर सीधे फ़ोन उठाया। आज अपना अहम छोड़कर, अपना स्वाभिमान छोड़कर
उन्होंने अपनी बड़ी बहू किरण को फ़ोन लगा दिया और कहा हेलो। उधर से बहू किरण ने फ़ोन उठाकर कहा हेलो। कुछ पल के लिए फिर सन्नाटा सा छा गया। कमला जी कुछ कह नहीं पा रही थी, लेकिन हेलो शब्द सुनकर किरण अपनी माँ की आवाज़ पहचान गई थी। उसी ने पहले पहल करते हुए कहा माँ। कमला जी फूट फूट कर रोने लगी। उनसे कुछ कहा नहीं जा रहा था। तब तक साइली भी वहाँ आ गई। अपने आप को संभालते हुए कमला जी ने कहा किरण, किरण बेटा मुझे माफ़ कर दो। फ़ोन स्पीकर पर था। कमला जी का बड़ा बेटा आदित्य भी वहीं पर था। वह भी सुनने लगा। किरण ने कहा माँ आप ऐसा क्यों कह रही हो? नहीं बेटा, इस शादी में तुम्हारी तीनों की बहुत कमी लगी। मैं अपने गुस्से में बोले हुए शब्द वापस लेती हूँ। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। यदि तुम मुझे माफ़ कर सको तो। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया। मैं जानती हूँ ज़्यादातर गलती मेरी ही थी। तुम्हारे जाने के बाद भी मुझे यह एहसास नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे अपनी गलतियों का पश्चाताप करने का एक मौका दे दो। नहीं माँ, आप ऐसा मत कहो। और प्लीज़ माँ, आप रोना बंद करो पहले। गलती तो हमारी भी है। हमें भी आपकी गुस्से में बोली हुई बात के कारण यूँ घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था, पर जो हो गया सो हो गया। अब आगे हम सब जितना भी अच्छा कर सकते हैं ज़रूर करेंगे। हम आ रहे हैं माँ आप सबसे मिलने। किरण के फ़ोन रखने के बाद उसने जैसे ही आदित्य की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे। किरण ने कहा प्लीज़ आदित्य रो मत। आदित्य ने किरण को गले लगाते हुए कहा किरण, इतने दिनों से मुझे इन्हीं लम्हों का इंतज़ार था। कुछ दिनों पूर्व शैली के चेहरे पर छाई उदासी देखकर अंकित के मन में भी कभी कभी दूर चले जाने का ख्याल आ जाता था, लेकिन अब वह ख्याल उसके दिमाग से गायब हो चुका था। अब तो हर दिन शैली के चेहरे की खुशी देखकर ही वह सोता था चैन से, सुकून से, बेफिक्र होकर। अंकित सोच रहा था कि माँ के स्वभाव में यदि बदलाव ना आता तो इस अच्छे बदलाव के कारण ही उसका घर सूना आंगन बनने से बच गया। इसी बीच शैली प्रेग्नेंट हो गई। खुशियाँ कई गुना बढ़ गई। बड़े बेटे बहू का आना जाना भी चालू हो गया। वह तो पास के ही शहर में थे, तो हर रविवार घर चले आते थे। सब साथ में सुख और शांति से समय व्यतीत करते। इस तरह एक घर बिखरते बिखरते संभल गया। कमला जी सोच रही थी कि पतझड़ के बाद नई कोफलें फूट जाती हैं, वृक्ष तो फिर से हरा भरा हो जाता है, घोंसले भी बन जाते हैं, पक्षी भी चहचहाते हैं। लेकिन घर से यदि कोई जोड़ा अलग चला जाए तब तो उसका वापस आना लगभग असंभव ही होता है। वह आंगन फिर से वैसा ही हरा भरा कभी नहीं हो पाता। वक्त रहते वह संभल गई, इसलिए छोटा बेटा बहू उसके साथ है, वरना उसके घर पर ऐसा पतझड़ आता कि वह फिर जीवन भर हरा भरा नहीं हो पाता। आंगन में बैठी कमला जी आज अपने वृक्ष को निहार रही थी, जो फिर से हरा भरा हो गया था। नई कोफलें फूट चुकी थी, पत्तियां बड़ी होकर शोर मचाना शुरू कर चुकी थी, पक्षी घोंसला बना रहे थे। शैली ने भी एक बिटिया को जन्म दिया। घर में भी किलकारियां गूंजने लगी। कमला जी चिड़िया को चोंच में दाना लेकर जाते देख रही थी कि वह कैसे अपने बच्चे को खिलाती है। देखते देखते वह सोच रही थी कि कितने प्यार से हम अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। हर दुख भी हंसते हंसते सह लेते हैं, लेकिन बेटे के विवाह के बाद क्यों हमारा मन इतना छोटा हो जाता है? यह एक ऐसा प्रश्न था जिसका जवाब वह खुद भी नहीं ढूंढ पा रही थी। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।